आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अधि का विषय वस्तु है काल सर्पयोग के परिहार के प्रमुख सूत्र कौन कौन से होते हैं, भाग 2। इससे पहले भी हम लोगों ने एक कक्षा इस विषय वस्तु पर आयोजित किया था। यदि आपने उस कक्षा की वीडियो को देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो समूह में भी हमने उस कक्षा की वीडियो का लिंक दे दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उस कक्षा की वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में जो चर्चा किया था उसके एक दो सूत्रों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि यदि महाभाग्य योग हो, महाभाग्य योग का मतलब यह होता है कि यदि जातिका हो और रात्रि का जन्म हो, यानी कि जातिका की कुंडली हो, महिला की कुंडली और सूर्य देव दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो या छठे भाव में हो तो रात्रि का जन्म हो गया। लग्न में सम राशि हो, लग्न में सम राशि का मतलब होगा कि लग्न में 2, 4, 6, 8 या 12 और चंद्रमा भी सम राशि में हो, इन्हीं राशियों में किसी राशि में चंद्रमा हो तो यह महाभाग्य योग होता है महिलाओं के लिए। यदि यही पुरुषों के लिए कुंडली हो, पुरुषों की कुंडली हो और सूर्यदेव 12वें, 11वें, 10वें, 9वें या 8वें भाव में हो और लग्न में विषम राशि हो, 1, 3, 5, 7, 9 या 11 नंबर की राशि हो और सूर्यदेव भी लग्न में भी इन्हीं में से कोई एक राशि हो, यानी कि विषम राशि हो और सूर्य देव भी इन्हीं राशियों में से किसी एक राशि में और पुरुष हो तो यह महाभाग्य योग होता है। महाभाग्य योग में आप यहाँ पर एक बात आ जाएंगी कि भाई चंद्रमा यहाँ सम राशि में होगा, कहीं अपने नीच राशि में होगा तो सूर्यदेव यदि अपने नीच राशि में होंगे तो क्या यह महाभाग्य योग बनेगा? तो बनेगा महाभाग्य योग, बनेगा। अगर नीच भंग हो गया तो सर्वोत्तम हो गया। यदि नीच भंग न भी हो रहा है तो भी तो 2 सूत्र लग रहे हैं, तीसरा नहीं लग रहा। यानी कि किसी वस्तु को तैयार करने में अगर किसी 2 चीजों की आवश्यकता है, 3 चीजों की आवश्यकता है, 2 चीज पूर्ण है, सही है, उत्तम है और एक चीज थोड़ा खराब भी है तो वह वस्तु काम चलने के लायक बन ही जाता है। लेकिन तीनों ही उत्तम हो तो सर्वोत्तम हो जाता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में एक बार पढ़ा था, उसकी चर्चा हो जाना यहाँ पर आवश्यक है। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि ग्रहों की युतियां प्रभावी होती है, कब होती है तो ग्रहों की स्थिति, अवस्था इत्यादि जितने उत्तम होते हैं उतने ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और यदि योग बनाने वाले ग्रह में जितनी खराबियां होती है, कमियां होती है या निर्बलता होता है या खराब स्थितियां होती है, उतने कम फल, खराब फल हो जाते हैं। लेकिन अगर उत्तम हो तो उत्तम। जिस प्रकार हम कोई अपना घर का व्यंजन सब्जी बनाते हैं, सभी मसाले अगर उत्तम क्वालिटी के होते हैं और एक उचित मात्रा में मिलाए जाते हैं तो व्यंजन बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। और वही मसाले यदि उत्तम क्वालिटी के नहीं होते तो नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार से तो हम सबों को समझना यह हुआ महाभाग्य योग। दूसरी बात, हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि यदि किसी कुंडली के प्रमुख योग कारक ग्रहों का परस्पर संबंध हो, यदि किसी योग कारक ग्रहों का परस्पर संबंध हो, यानी कि चौथे भाव 5वें भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए
या 9वें 10वें का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, तो यह सबसे कुंडली का सबसे बड़ा फल है, अच्छा फल है, राजयोग होता है। यह महायोग है, यह राजयोग है। जब भी कुंडली में कोई अच्छे योग बनते हैं तो कुंडली में बने हुए दुर्योगों का हनन करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग आज की यह तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग अब इससे आगे पढ़ना, जानना, समझना शुरू करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि कुंडली के किसी भी भाव में राहु हो और यहाँ पर केतु हो गया। अब इन्हीं सभी भावों में ग्रह है, इन्हीं सभी भावों में ग्रह हो गया एक तरफ, इधर या इधर, तो काल सर्प योग का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? चाहे इधर ग्रह हो चाहे इधर ग्रह, काल सर्प का योग का निर्माण। अब राहु यदि यहाँ पर 22 अंशों का है और यहाँ पे मंगल 15 अंशों का है और सभी ग्रह इधर बैठे हुए हैं, सभी ग्रह इधर बैठे हुए हैं, यहाँ तक है, मंगल यहाँ पर, तो क्या यह काल सर्प दोष होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं होगा, नहीं होगा गुरु, नहीं होगा शायद, नहीं होगा। लेकिन यदि सभी ग्रह अगर इधर हो तो क्या काल सर्प दोष होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। क्योंकि राहु का अंशात्मक मान 22 अंश है और सभी ग्रह इधर ही हैं, तो जिधर सभी ग्रह हैं उधर की तरफ ही यह भी ग्रह है। अगर यही अगर 24 या 25 अंश के यहाँ पर मंगल होते फिर क्या होता? और सभी ग्रह अगर इधर हैं तो क्या काल सर्प दोष होता या नहीं होता? नहीं होता। तब नहीं होता। नियम यह है कि कोई भी ग्रह राहु केतु के जो अंशात्मक मान है या धुरी है उससे बाहर हो जाए। अब यहाँ पर 22 अंश है तो यहाँ भी केतु 22 अंश, यह एक धुरी बनी। इस 22 अंश के धुरी से जो बाहर एक भी ग्रह हो जाएगा तो काल सर्प दोष का परिहार हो जाएगा। परंतु इस परिहार में सभी सूत्रों में अपवाद बतलाए गए हैं, सभी सूत्रों में अपवाद है। अगर एक चंद्रमा केवल बाहर हो जाए तो भी काल सर्प दोष रहता है। इसे आंशिक काल सर्प दोष हमारे गुरुजनों ने कहा है। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पे समझना आवश्यक है। कभी कभी अदृश्य काल सर्प दोष बनता है। अदृश्य काल सर्प दोष बनता है जो कुंडली में न होता है लेकिन फिर भी बन जाता है। बनता नहीं है लेकिन उसके जैसा फल मिलता है, उसके जैसा फल मिलता है। यह स्थितियां शनि के कारण नहीं होती, यह स्थितियां शनि के कारण भी होता है, चंद्रमा एवं सूर्य के कारण नहीं होता। शेष सभी ग्रहों के कारण हो सकता है। मंगल, बुध, गुरु एवं शुक्र के कारण हो सकता है। यानी कि मंगल, बुध,
गुरु एवं शुक्र के कारण हो सकता है, अन्य ग्रहों के कारण नहीं हो नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी स्थितियां होती है जो कुंडली में काल सर्प दोष तो होता नहीं है बिल्कुल, परंतु नहीं रहने के बावजूद भी जीवन में समस्याएं देखने को मिलती है काल सर्प उसकी। मिलती। ऐसा क्यों? अब मान लिया जाए कि राहु देव यहाँ पे है, केतु देव यहाँ पर है, राहु का अंशात्मक मान, कोई भी अंशात्मक मान मान लिया जाए कि यहाँ पर 12 है, केतु का 12, सभी ग्रह इधर हैं, और यहाँ पर मंगल है 15 अंशों के, एक ही ग्रह है 15 अंशों के। तो ये तो राहु केतु के धुरी से बाहर निकले हुए हैं या अंदर में है? बाहर निकल गए। अंदर बाहर निकल गए। तो क्या काल सर्प दोष हुआ? नहीं। आंशिक हुआ। नहीं। आंशिक रूप में भी नहीं हुआ। और चंद्रमा होते तो आंशिक करते हैं, यानी कि राहु केतु से की धुरी जो है उससे बाहर एक भी ग्रह हो जाता है, कोई भी ग्रह हो जाता है तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है। वही पहले वाले सूत्र का ही जो है, इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की बातें हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चंद्रमा बाहर है तो आंशिक काल सर्प दोष हो गया, लेकिन अभी हमने कहा, हमारे गुरुजनों का कहना है काल सर्प दोष के बारे में कोई खास हम जो पुस्तक पढ़ते हैं उसमें नहीं बताया गया। यह जो हम कक्षा चल रही है या हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, यह हम अपने गुरुजनों से मिले हुए ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। गुरुजनों की बातें अनुकरणीय होती है। हम सबों को गुरुजनों की बातों को पुस्तक से ज्यादा मानना चाहिए, क्योंकि गुरुजन जो बोलते हैं अपने अनुभव के आधार पर बताया गया। उनका कहना है कि यदि अगर यही राहु है तो राहु क्या होता है? सदैव बकरी होता है ना जी। जी। तो यह 12 से 11 हो जाएगा ना, 12 से 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा, इस प्रकार हो। अगर जी। मंगल भी बकरी हो तो यदि मंगल बकरी नहीं है तो यह काल सर्प दोष बिल्कुल नहीं है। यदि मंगल बकरी है तो काल सर्प दोष हो गया, अदृश्य काल सर्प दोष हो गया, क्योंकि मंगल तो तेजी से बढ़ रहा है ना पीछे की तरफ। राहु जी 18 जी महीने में यह 30 अंश पार करता है, यह तो 45 दिन में, यह 18 महीने में 30 अंश, और मंगल तो 45 दिन में, 1.5 महीने में ही 30 अंश। तो बकरी भी होगा तो थोड़ा तेजी में बकरी में चलेगा ना, राहु से ज्यादा तेज चलेगा कि नहीं चलेगा? जी। जी तेज ठीक चलता है है। बात से। राहु से तेज चलता है, इसलिए जल्दी ही राहु को पकड़ लेगा। इसलिए कुंडली में काल सर्प दोष न भी बना हुआ है तो वह काल सर्प के दोष के जैसा व्यक्ति के जीवन में महसूस होता रहता है। लेकिन अगर यही शनि बकरी हो तो राहु से तो धीमा चलता है ना शनि। जी। अब राहु एक अंश पीछे जाएगा, उतना में शनि आधा अंश पीछे जाएगा, यानी कि दूरियां तो बढ़ती ही रहेगी ना हमें से। जी। जी। अब शायद आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि मैंने जो कहा है कि शनि के कारण यह नहीं होता, क्योंकि शनि की चाल धीरे होती है। सूर्य के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी बकरी हो नहीं सकते, होते ही नहीं है। चंद्रमा भी कभी बकरी नहीं होता। ये शेष चारों ग्रह समयानुसार, क्या शनि भी समयानुसार बकरी होते हैं, लेकिन ये तो अलग हटके, शेष चारों ग्रह बकरी हो सकते हैं। तो उन स्थितियों की ये बातें स्पष्ट हुई। जी। जी बिल्कुल। राहु को सर्प का मुंह लोग मानते हैं और केतु को पूंछ मानते हैं। और भी बातें देखने को मिलती है। राहु और केतु
के कारण जब काल सर्प दोष बन रहा हो और यदि कोई प्रभावशाली ग्रह, यदि कोई प्रभावशाली ग्रह राहु केतु के साथ में हो, प्रभावशाली ग्रह कौन होता है? उचका हो जाए, हाँ जी, उचका हो जाए, मैंने कहा गुरु जी, उचका ग्रह या गुरु शुक्र सूर्य गुरु जी। नहीं, गुरु शुक्र सूर्य क्या, देवगुरु बृहस्पति क्या, कुछ भी तो नहीं। गुरु भी तो कभी कभी अकाल तत्व का काम करते हैं, पाप फल देते हैं, बुध भी पाप फल देते हैं। आंशिक लगन के नजदीक हो। नहीं, लग्न के हिसाब से जो सबसे प्रभावशाली शुभ ग्रह बनते हों, जो सबसे अच्छे कारक ग्रह बनते हों, केंद्र त्रिकोण के। हाँ, मतलब कि कुंडली के शुभ ग्रह, लग्न कुंडली के अस्थाई शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं। नैसर्गिक शुभ ग्रह तो पूरे दुनिया के लिए है। वो देवगुरु बृहस्पति पूरे दुनिया के लिए नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन आपके लिए है कि नहीं है यह तो आपकी कुंडली बतलाएगी ना। जी जी। पूरे दुनिया में आप अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति हैं। आज ही शाम में एक कक्षा चल रही थी, वहां पे कुंडली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, हद से ज्यादा अच्छा था, विद्या के अच्छे योग बन रहे थे। जिनकी कुंडली थी उनके पिताजी कक्षा में भी शामिल थे। उन्होंने कहा है, और हमने पहले भी कहा है कि ज्ञान की कमी नहीं है इसके पास, ज्ञान का भंडार है ये, परंतु जितना उसके अंदर में ज्ञान है वह सामने वाले को दिखला नहीं पाता, प्रदर्शित कर नहीं पाता। तो जब प्रदर्शित ही नहीं करेगा तो आय भी नहीं होगा, बचत भी नहीं होगी, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर ज्ञान है तो प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं हो पा रहा, तो कुछ ना कुछ उसमें अयोग वाली बात है, कुयोग वाली बात है। तो जब भी कोई कुयोग बनते हैं और वह सुयोग से जो ही उसका सामना होता है, यदि कोई कुयोग बनते हैं और सुयोग से सामना होता है तो कुयोग में कमी आ जाती है या ज्यों का त्यों कुयोग रह जाता है? कुयोग में कमी आती है। कमी आ जाती में कमी आ जाती है। और यदि वही कुयोग बन रहा हो और कोई सुयोग वाले ग्रहों का प्रभाव वहां पे न हो तो कुयोग ज्यों का त्यों रह जाता है। है। तो वहीं यदि काल सर्प दोष कुंडली में बन रहा हो और कुंडली के कोई भी योग कारक ग्रह राहु के साथ में हो, तो भले ही उस सुयोग का उतना फल न मिले, लेकिन काल सर्प दोष लगता है का फल 9 के बराबर हो जाता है और राहु केतु अपनी दशाओं में अच्छे फल देते हैं। इस काल सर्प दोष, चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। काल सर्प दोष में दोनों ग्रहों में, राहु एवं केतु में, दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह कौन होता है, केतु या राहु? राहु। तो कुंडली में काल सर्प दोष भी हो और राहु जहां पे हो, जिस भाव में हो, अगर पंचम भाव में ही हो तो शुभ ग्रह की राशि हो, शुभ ग्रह की राशि में राहु बैठा हुआ हो और किसी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, यानी कि दोनों ही स्थितियां बनती हो, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। एक चीज और, यदि कुंडली में काल सर्प दोष हो, अब मान लिया जाए कि राहु यहां हो जाए, केतु यहां हो जाए, तो राहु या केतु से चौथे भाव में अगर
इधर ही ग्रह है तो राहु से चौथे या केतु से 10वें, राहु से चौथे या केतु से 10वें, या अगर ग्रहगण इधर हो तो केतु से चौथे, राहु से 10वें। भाव में जो ग्रह बनता है, अगर ग्रह है यदि ग्रह है उस ग्रह की दशाओं में व्यक्ति को ढेर सारी समस्याएं आने की संभावनाएं बनती। अब जो ग्रह होगा उस ग्रहों के कारकत्व, जो ग्रह होगा वह किस भाव का स्वामी है, इस विषय वस्तु का अवलोकन करते हुए सुझाव सलाह देना चाहिए। सबसे ज्यादा खराब फल राहु से चौथे या 10वां। अगर कालसर्प दोष बन रहा हो तो राहु से चौथे या राहु से 10वें भाव में यदि कोई ग्रह है तो उस ग्रह से संबंधित, नहीं तो जो भाव बनता है, जो भाव बनता है उस भाव से संबंधित समस्याएं आएगी। आप लोग के पास में ढेर सारी कुंडलियां आती जाती है, आप लोगों के मित्र मंडली में ढेर सारे व्यक्ति हैं, क्या उनके में किसी व्यक्ति की आपने कुंडली ऐसी देखी है? हमारे पहचान में एक कुंडली हमने खैर प्रदेश भी किया था, समझने का प्रयास भी किया था। तो राहु से चौथे मंगल एवं केतु से 10, राहु से चौथे गुरु एवं मंगल हैं, केतु से 10वें गुरु एवं मंगल बनते हैं। वह मेष लग्न की कुंडली है, मंगल देव लग्नेश है, मूल त्रिकोण राशि वही है उनकी, और देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी है, उनकी युति केंद्र भाव में ही बना हुआ है। यह भी कि एक अच्छा योग है। इसके वजह से कालसर्प दोष तो वहां भंग हो रहा है। गुरु शुक्र का यानी कि सप्तमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन भी है, कालसर्प दोष भंग हो रहा है। कई सूत्र ऐसे बन रहे हैं जो कालसर्प दोष को हटा रहे हैं, परंतु राहु से चौथे और केतु से 10वें मंगल गुरु हैं, तो जब भी उनकी दशाएं आएंगी जाएंगी तो उनके कारकत्वों में कुछ ना कुछ अंतरदशाएं आएंगी, तो समस्याएं देखने को मिलेगा, समस्याएं देखने को मिलेंगी। मिल सकता है। ये सूत्र तो गुरुजी यदि काल सर्प दोष नहीं है तो भी काम करेगा ना, कि यदि केंद्रीय प्रभाव यदि किसी ग्रह पे राहु केतु का आ रहा है और उसकी दशा आएगी। नहीं, ये जो है जब चौथे हो जाता है ना तो उस पर किसी ग्रहों का उतना प्रभाव अच्छा से नहीं पड़ पाता ना जी, अन्य ग्रह उसको नहीं देख पाते जल्दी, जी, अन्य ग्रह नहीं देख पाते ना, तो अन्य ग्रहों का प्रभाव तो नहीं आएगा ना, जी, जी गुरुजी, केवल राहु केतु का ही प्रभाव रहेगा। जी। अगर कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है तो कैन बी पॉसिबल यह भी हो सकता है कि उनके कुंडली में मतलब कि राहु से चौथे या केतु से 10वें भाव में
जो ग्रह बन रहे हैं उन पर किसी दूसरे ग्रहों का प्रभाव पड़ सकता है, तो फलों में अंतर हो जाएगा ना, हाँ, और यदि नहीं पड़ेगा तो समस्या आएगी। तो आएंगी। तो यह गुरुजी एक, उसके समाधान क्या हो सकते हैं? हाँ जी, उसके उपाय क्या हो सकते हैं? और नवमेश होकर जैसे आपने कहा गुरु है, तो फिर परेशानी आएगी, तो फिर भाग्येश का कुछ रोल नहीं रहेगा उसमें? हम अब बताइए, हम अभी यहाँ पर बता रहे हैं उस वह कुंडली हमें आज तक याद है, हालांकि मुझे कोई कुंडली याद नहीं रहता, लेकिन यह कुंडली हमें याद, मेष लग्न की कुंडली थी, किसकी है मुझे याद नहीं। राहु यहाँ है, केतु यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है, मंगल यहीं पे है, शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर 7 नंबर की राशि है, यहाँ पर 9 नंबर की राशि। शेष ग्रह मुझे याद नहीं। तो यहाँ पे 2 योग बने कि सप्तमेश एवं नवमेश का राशि परिवर्तन हुआ, अच्छा योग। लग्नेश एवं भाग्येश का युति हुआ, अच्छा हो गया। अब यहाँ पर उपाय की जहां तक बात की जाए तो केतु के लिए कुछ न करके, केतु के लिए कुछ न करके, यहाँ राहु शुभग्रह की राशि में है, राहु शुभग्रह की राशि में है। क्या सूर्य, अगर चंद्रमा शुभ है, ठीक ठाक है, चंद्रमा शुभ है, ठीक ठाक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो केवल चंद्रमा को की ही शुभता और बढ़ाई जाए, चंद्रमा की शुभता और बढ़ाई जाए। और बढ़ाएगी। और बढ़ाई जाए, क्योंकि कुछ किसी भी दूसरे ग्रह से राहु प्रभावित हो नहीं रहा है, और यहाँ भाग्य भाव के स्वामी है, ठीक है, शुक्र की राशि में है, कमजोर तो है नहीं, मंगल भी है, ठीक नहीं, कमजोर तो है नहीं। और यह प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसके केंद्रीय प्रभाव पर है? राहु के केंद्रीय प्रभाव पर। अगर यह ग्रहगण कमजोर होते, अच्छे स्थिति में नहीं होते, तो हम इनको मजबूत करते, हम इनको मजबूत करते, लेकिन ये तो स्वयं मजबूत है ही। शुभग्रह की राशि में गुरु शुक्र के आपस में राशि परिवर्तन होता है, तो गुरु खराब नहीं होते, शुक्र भी खराब नहीं होता। मंगल शुक्र एक दूसरे से, मंगल भी शुक्र को सम मानता है, शुक्र भी मंगल को सम ही मानता है, और तत्कालिक मित्रता में भी है, तो मित्र हो गए मंगल भी यहाँ मित्र की राशि। अगर गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं तो यह तत्कालिक मित्रता है, समता हो गई। शुक्र गुरु को सम मानते हैं तो तत्कालिक मित्रता है, मित्र हो गया। दोनों की स्थिति अच्छी है, केंद्र भाव में है, दोनों लग्नों को देख रहे हैं। तो शांत तो करना होगा, अच्छा करना होगा, किसको करना होगा? राहु को ही ठीक करना होगा या गुरु मंगल को? राहु को गुरुजी। राहु को ही अच्छा करना होगा। हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि राहु किसी ग्रह को पीड़ित न कर रहा हो, राहु यदि किसी ग्रह को पीड़ित ना करो,
पीड़ित ना कर रहा हूँ। राहु किसी ग्रह को पीड़ित न कर रहा हो, राहु किसी ग्रह को अपने आगोश में नहीं ले रहा हो, तो राहु को शांत नहीं करनी चाहिए, राहु की शुभता बढ़ानी चाहिए। क्या करना चाहिए? शुभता बढ़ानी चाहिए। शुभता बढ़ानी चाहिए। न कि राहु को शांत करना चाहिए। ये हमारे गुरुजनों का कहना है। हमारे बाबा भी यही कहते थे। हमने पूछा था उनसे कि आखिर ऐसा क्यों, राहु की तो शांति की करता है, करना। तो कहते ना ना ना, राहु की शांति तो अत्यावश्यक होने पर ही करनी चाहिए। यदि बीमारी वगैरह वाली बात है तो वहां पे शांति की जाए, अन्य चीजों के लिए नहीं। क्योंकि राहु एकाएक दिमाग में नया कुछ दे देता है। राहु एकाएक दिमाग में कुछ नया दे देता है। दे देता है। हम शांत करेंगे तो दिमाग में एकाएक नया कौन देगा? तो राहु को जब हम शुभ बनाएंगे तो फिर अच्छा चीज आएगा दिमाग में। और राहु जिस राशि में होता है, जिस ग्रह से युक्त दृष्ट होता है, उसके अनुसार प्रभाव दे देता है। तो राहु तब यहाँ पर किसी से दृष्ट है नहीं, चंद्रमा की राशि में है, तो चंद्रमा को और शुभ बनाएंगे और बलवान बनाएंगे। तो चंद्रमा तो यहाँ से लेकर यहीं तक किसी राशि में होंगे, क्या पंचम में होंगे? नहीं तो नवम में होंगे। अगर पंचम नवम में है तो सोमवार के दिन थोड़ा चंद्रमा के लिए थोड़ा दिया बत्ती जलाएंगे शाम को। सबसे पहला काम वही है। और भी चंद्रमा के उपाय की ढेर सारे हो सकते हैं। अब वह किस भाव में है चंद्रमा, उसके आधार पर भी हमें तो याद नहीं है कि चंद्रमा किस भाव में। अब आप ही श्वेता जी बोले कि यदि उदाहरण स्वरूप किस राशि में चंद्रमा हो तो क्या करें? गुरुजी जिस तत्व की राशि में, अगर अग्नि तत्व की राशि में है तो फिर दिया लगाना ही ठीक है। वायु तत्व में होगा अगर तो मंत्र जाप। हाँ जी, अग्नि तत्व में अगर है तो यहाँ पर अग्नि तत्व के दो भाव हैं, पंचम भाव भी है, नवम भाव भी। पंचम भाव गुरुजी। अगर पंचम भाव है तब तो यह और अच्छा हो गया। और उत्तम हो गया, क्योंकि राहु से धन भाव में हूँ, राहु से धन भाव में हो गया, धन भाव। बहुत उत्तम हो गया। हाँ याद आ रहा है, अगर यह राहु से धन भाव में तब तो बहुत उत्तम है। यह तो सोमवार से शुरू करें, सोमवार से शुरू करें और किसी शुभ सोमवार से। और जहां तक यह समस्या की बात है, पंचम भाव में है, राहु से नजदीक में है, सब मुझे चौथे भाव में, चौथा भाव मन लगने का भी है, पढ़ाई का भी है, सबकी मन की स्थिरता का है, इत्यादि गड़बड़ हुआ। ये तो बीमारी से संबंधित बात हो गई ना। जी मतलब पढ़ने में मन न लगना, पढ़ने में मन न लगना, मन ज्यादा देर तक एकाग्र न रहना। अगर चौथे भाव में राहु है तो इस प्रकार की बातें हो सकती थी। यह बीमारियां हैं कि क्या है? हमारे बातों का आप लोग जवाब दें। मतलब यह तो है समस्या, ठीक है, लेकिन इस समस्या को हम क्या कह सकते हैं? पैसे की कमी अगर है, काम नहीं चल रहा है, पैसे की कमी है, काम नहीं चल रहा है, कार्यों के अनुरूप आय नहीं हो रहा है, तो वह समृद्धि सूचक हो गया। वह क्या हुआ? समृद्धि सूचक हो गया। नौकरी में समस्याएं आ रही है किसी ग्रह के कारण, उपाय करने पर क्या मिलेगा मुझे? समृद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगा। लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो अगर वह ना पढ़ पा रहा है, अगर व्यक्ति दिग्भ्रमित हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं? यदि इसके उपाय किए जाएंगे तो यह समृद्धि सूचक होगा कि क्या क्या सूचक होगा? इसको क्या कहेंगे? मन की स्थिरता होगी। भाई मेरे, समृद्धि वाली बात हो जाएगी। समृद्धि किसे कहा जाता है? जहां से आय और संपन्नता का विकास हो, जी वह समृद्धि हुआ। जी।
अगर विवाह से संबंधित समस्याएं आ रही है उसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भोग विलास की कमी या भोग विलास की पूर्ति हो तो पूजा पाठ हुआ। नौकरी इत्यादि के लिए की तो समृद्धि के लिए पूजा पाठ हुआ। हे भगवान हमारे जाने हे भगवान हमारे जाने अनजाने में जो पाप हमसे हुए हैं उसके लिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, तो वह आध्यात्मिक विकास वाली पूजा हो गया। जी हम जो कहना चाह रहे हैं पहले उसको समझा जाए। आध्यात्मिक विकास वाली पूजा पाठ हो गया कि हे भगवान हमसे भूल चूक में जो यदि कोई त्रुटियां हुई हो वह मेरा माफ करे, हम इसके लिए यह व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया? आध्यात्मिक विकास हेतु हुआ कि नहीं हुआ? जी विवाह शादी के लिए अगर पूजा पाठ करते हैं तो भोगात्मक हो गया। नौकरी चाकरी धन इत्यादि प्राप्ति के लिए हुआ तो यह समृद्धि संबंधी हुआ। जी और जहां मन की स्थिरता नहीं हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, यह न समृद्धि है, ना अध्यात्म है, ना भोग है, कुछ नहीं, तो फिर यह क्या है? अब बीमारी वाली भी बात आ जाती है कि किसी का तबीयत खराब हो रहा है, बार बार सर दर्द कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन उचाट हो जा रहा है, नींद नहीं लग रही है, ये सभी क्या है? मानसिक बीमारी बीमारी भी कई प्रकार के होते हैं। जी तो बीमारी से संबंधित पूजा पाठ यदि किसी व्यक्ति को करना हो कभी भी कर सकता है, कभी भी शुरू कर सकता है। इसके लिए विशेष मुहूर्तों की आवश्यकता नहीं है। हम जो कहना चाह रहे थे उस बिंदु पर आ रहे, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है, अभी मलमास चल रहा है। तो हम मलमास में किसी नए कार्य को पूजा पाठ को हम शुरू नहीं कर सकते। तो किस चीज के पूजा पाठ को नहीं शुरू कर सकते? तो जो समृद्धि में सहायक, विवाह शादी मांगलिक कार्यों से संबंधित सहायक हो, नहीं कर सकते। लेकिन हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला हो, या बीमारी है उसको उसके लिए कोई आवश्यकता हो, तो बीमारी के लिए तो जब दवा कब खाएंगे? जब बीमारी होगा तब होगा, खा लेंगे। शास्त्रों में भी बताया गया कि अगर बीमारी तेज हो, आवश्यकता हो, तो जब ज्ञान हो जाए उसी समय दवा खा लो। लेकिन बतलाया गया कि नहीं बतलाया गया? जी बताया गया। तो अब यहाँ पर राहु से धन भाव में चंद्रमा है, यह उत्तम ही है, यह उत्तम है, करने पर जल्दी हो जाएंगे। और यह मंत्र भाव में है। किस भाव में है? मंत्र भाव में है। तो यह कोई ना कोई एक मंत्र एकदम छोटा सा हो, नहीं तो सरस्वती चालीसा अगरबत्ती जला के प्रतिदिन पढ़े, या सरस्वती माता का कोई भी एक श्लोक हो, चाहे वह श्लोक संस्कृत में बनता हो, चौपाई वाला हो, हिंदी का ही हो, किसी भी भाषा का हो, भगवान ये नहीं कहते कि संस्कृत भाषा के ही श्लोक को पढ़ो। संस्कृत भाषा के श्लोक को ही पढ़ो, यह भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि जो भाषा तुम्हें ज्ञान है उसी भाषा के आलोक में कोई 100 ही सही देगा। अगर छोटा बच्चा है रट ले, रटवा दे। जब भी नहाए धोए वहीं अगरबत्ती एक जला दे, छोटे बच्चे को दिया जलाने के लिए ना कहे, अगरबत्ती जलाए, सरस्वती माता के सामने रखे और एक चौपाई पढ़ ले, बात कहानी खत्म। प्रतिदिन आदत बना, धीरे 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 अपने आप राहु प्रसन्न होते चले जाएंगे, क्योंकि सुभग्रह की राशि में यहाँ चंद्रमा बलवान होता चला जाएगा। और उसकी माता जो है थोड़ा सा सोमवार का व्रत वगैरह करे, दिन भर थोड़ा सा एक बार भोजन करे या हल्का फुल्का फलाहार करे, शाम में अपना चंद्रमा को पूजा वूजा करके शाम में अपना खाना पीना बनाए खाए। लेकिन एक आधा स्तुति जरूर शाम में चंद्रमा का करें, देख करके, बगैर स्तुति का नहीं। बगैर स्तुति का नहीं, क्योंकि मंत्र भाव है तो मंत्र का उपयोग तो करना पड़ेगा।
अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अगले सूत्र पर। राहु केतु जिन राशियों में हो, राहु और केतु जिन राशियों में हो, अगर उनके स्वामी का किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध बनता हो तो भी काल सर्प दोष ठीक होता है। हो सकता है कि नवम से पंचम हो सकता है कि केंद्रीय संबंध हो सकता है कि केंद्रीय संबंध हो। तब तो त्रिकोण भी होना चाहिए। अब एक दूसरे से अगर त्रिकोण में है, नवम पंचम का भी संबंध मायने रखता है, प्रभावी मान, नवम पंचम का भी संबंध प्रभावी होगा। ऐसा नवम पंचम का संबंध सभी शास्त्रों में बतलाया गया है कि नहीं प्रभावी? जी जी गुरुजी। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों के सामने जो कुंडली है, कर्क राशि में राहु देव हैं, शनि देव दसम भाव में उनकी राशि बन जाती है मकर। अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाते हो तो भी, या केंद्रीय संबंध बनाते हो तो भी, क्योंकि केंद्रीय संबंध भी एक बहुत प्रभावी संबंध होता है। केंद्रीय संबंध भी बहुत प्रभावी होता है। वह रक्षात्मक संबंध होता है। केंद्रीय संबंध रक्षात्मक संबंध होता है और नवम पंचम का संबंध सहयोगात्मक होता है, वृद्धि वाली होती है। और केंद्रीय संबंध रक्षात्मक होता है, या यानी कि मजबूत करना या बर्बाद कर देना, मजबूत करना या बर्बाद कर देना। अब राहु से केंद्र में अगर कोई गिरा, जैसे केंद्रीय, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि राहु से चौथे या केतु से 10वें या केतु से चौथे राहु से 10वें केंद्रीय प्रभाव होने के कारण समस्याएं आई। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र में रहते हैं, भले लग्न को देखे ना देखे, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो अगर कुंडली में अरिष्ट योग भी बन रहा होता है, अल्पायु के योग भी बनते होते, तो दीर्घायु प्रदान कर देते हैं। तो अगर यदि सुभग्रह है तो केंद्र में केंद्रीय प्रभाव से रक्षा करते हैं। लेकिन नवम पंचम तो सहयोगात्मक हो जाता है ना जी। तो ज्यादा फायदा होता है। यदि अगर नवम पंचम का संबंध बनता हो तो ज्यादा लाभ देता है। राहु केतु जिस राशि में हो, उस राशि के स्वामी यदि बलवान हैं तो पहले समस्याएं तो आएंगी, उसके बाद में क्या होगा, काफी मजबूती के साथ व्यक्ति आगे चला जाएगा, जाता भी है। अगर कुंडली में काल सर्प दोष बन भी रहा है तो जिस राशि में राहु हैं, जिस राशि में केतु हैं, उनके स्वामी अगर बलवान हैं तो शुरू में समस्याएं तो आती है, लेकिन व्यक्ति काफी आगे तक भी जाता है। व्यक्ति आगे तो आगे तक आगे तक। अगर कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो और राहु 2 नंबर की राशि में हो या 3 नंबर की राशि में हो तो काल सर्प दोष 9 के बराबर प्रभावहीन। कहने का मतलब राहु को वृषभ राशि में भी उच्च के माना गया है और किसी किसी पुस्तकों में मिथुन राशि के भी उच्च के बतलाए गए हैं। बतलाए गए हैं कि नहीं बतलाए गए हैं?
जी गुरु। ये बतलाया गया है। तो राहु केतु यदि कुंडली में उच्च के हैं तो काल सर्प दोष न के बराबर होता है। राहु काल सर्प दोष बन भी रहा हो और राहु के साथ में यदि कोई शुभग्रह है और शुभग्रह के मित्र की राशि है तो काल सर्प बनते हुए भी थोड़ा सा कम ही लाभ हो सकता है। अब मान लिया जाए कि राहु केतु अब 5 नंबर की राशि हो गई, कुंडली में कहीं भी यहीं पे 5 नंबर की राशि है, यहीं पे राहु जो काल सर्प दोष बन गया, साथ में गुरु, तो शुभग्रह भी है गुरु और गुरु अपने मित्र के राशि में कुछ कमी हो जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष हो ऐसे पुस्तकों में बतलाया गया है, गुरुजन भी कहते हैं कि काल सर्प दोष में ज्यादा प्रभावी ग्रह बनता है राहु, हालांकि केतु भी है लेकिन केतु से ज्यादा राहु। राहु का स्वभाव जो है शनि के जैसा है, राहु का स्वभाव और इनके राजा कौन है, राहु के राजा कौन है? राहु के गुरु कौन है? राहु का गुण शनि के जैसा है और राहु के गुरु कौन ग्रह है? शुक्रदेव गुरुदेव। शुक्रदेव। अगर काल सर्प दोष बन रहा है, शनि एवं शुक्र दोनों ही अच्छी राशि में हो, मजबूत हो, तो राहु का दोष समाप्त। आप लोग देखेंगे कुंडली में जिसके कुंडली में शनि और शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं, सामान्यतः उनके जीवन में राहु की दशाएं अच्छी जाती है, चाहे राहु कितना भी खराब स्थिति में कहीं क्यों। आप लोग अनुमान लगाइए, मिलाइए, आप तो यहाँ पर काफी सदस्यगण हैं जिसके शनि भी थोड़े ठीक ठाक हो, शुक्र भी ठीक ठाक हो, उनकी राहु की दशाएं कैसी जाती? सामान्यतः ओवरऑल अच्छी जाती है उनकी। यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा कि राहु के जो गुरु है वह शुक्रदेव हैं, तो जब गुरु ही ठीक हो, राहु का स्वभाव शनि के जैसा है, शनि ही ठीक, यानी कि स्वभाव गुरु दोनों ठीक, जिसके स्वभाव और गुरु दोनों ठीक, वह तो ठीक काम करेगा ही ना, तो फिर अशुभ फल कहाँ से दे देगा? अरे देगा, करेला है तो कितना भी बढ़िया से उसका मुरब्बा बनाइए, कड़वाहट तो हल्का रहेगा ही, लेकिन हाँ तरुण जी बोला जाए। गुरुजी आपने वो नवम पंचम वाली बात बताई थी, तो जैसे राहु और केतु जिस भी भाव में होंगे, अगर उनके स्वामी का दृष्टि संबंध हो या आपस में राशि परिवर्तन हो या युति हो, तो भी क्या इसके फल जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब बुरे फल? हाँ जी, हाँ जी। राहु जिस राशि में है और केतु जिस राशि में है, उनके स्वामियों में परस्पर संबंध किसी भी प्रकार का हो तो दोष कम होते हैं। दोष मेरी कुंडली में है गुरुजी, युति है दोनों के माल उनके स्वामियों की। अच्छा, तो काल सर्प दोष के जितने भयावह परिणाम सुनने में आता है, तो क्या उतना भयावह परिणाम आपके जीवन में परिलक्षित होते हैं?
नहीं गुरुजी, मेरे मतलब शनिदेव मेरे लग्नेश है और शुक्र उच्च का बैठा है, तो वैसे प्रभाव नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। हाँ, लेकिन जिन घरों को उन्होंने मतलब पकड़ा हुआ है उससे रिलेटेड परेशानियां रही हैं। हाँ, तो वो तो हल्का फल्का रहेगा, लेकिन सामान्यतः जो काल सर्प दोष के लिए जो भय बनता है जी जी जी। वह तो नहीं है ना। नहीं वो नहीं गुरुजी, लेकिन आप परेशानी कह सकते हैं, मतलब समय समय पे आई जरूर। हाँ, तो जब काल सर्प दोष है, कुंडली मांगलिक है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ तो उठा पटक होता ही रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि हाँ भाई परिहार हो रहा हो तो विच्छेद ही हो जाए, वह वाली बात तो नहीं है ना। तो हम भी तो कर रहे हैं कि बचाव बात बचाव पूरा रहा गुरुजी। हाँ, तो वही तो हम भी कहते हैं ना कि फल में परिहार होने की संभावनाएं बन जाता है, या फल न्यून हो जाता है, या दोष न्यून हो जाता है, या दोष कम हो जाता है। हम भी तो यही बोलते जा रहे हैं ना। जी 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 गुरुजी। अभी तो अभी तो ढेर सारे बातें याद आ गई कि हाँ भाई, अगर कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो और व्यक्ति सदाचारी हो, सात्विक हो, सत्कर्म करने वाला हो, तो चाहे परिहार हो रहा हो ना हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ दोष अपने आप कम हो जाते हैं उससे। यह भी बात है, यह अनुभव की बात है। ठीक है, तो पुनः हम लोग कल की कक्षा में कुछ और चर्चा करेंगे। करेंगे। आज की कक्षा में आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और बहुत लोगों ने प्रत्युत्तर भी दी, इसलिए आज की गुरुजी कक्षा बहुत आनंददायक रहा। गुरुजी एक प्रश्न था छोटा सा। हाँ, बोलिए। गुरुजी, दो प्रकार के काल सर्पयोग बनते हैं, एक में तो राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं और एक हाँ, में केतु से राहु के बीच में होते हैं, हाँ, मतलब उनकी मार्गी जो मतलब चाल है उसके मुताबिक। तो हाँ। इसमें से दोनों में थोड़ा परेशान ज्यादा कौन सा करता है, कि राहु से केतु के बीच वाला या केतु से राहु के बीच वाला? अच्छा, ये तो अब जब राहु या केतु पर क्लास चल रही तो चलने देना। अब ठीक अंत वाली बात आज ही जान जाएंगे तो फिर अंत में कैसे जुड़े रहेंगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। नहीं, जितना विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या आप लोगों को अंदाजा था कि काल सर्प दोष के बारे में इतना विस्तृत रूप से चर्चा होगी? नहीं गुरुजी, काफी नई मतलब बहुत कुछ नया मतलब सीखा, नई